आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अराजक वक्तृता पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और उसके पहले ही वो बयान देते रहे, तो मैं बहुत ही सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक अराजक वक्तृता देने वाले नेता हैं। और तुलनात्मक तौर पर देखें तो नरेंद्र मोदी की वक्तृता एकदम शालीन किस्म की थी। मैं नरेंद्र मोदी की मूर्खताओं को कभी पक्ष नहीं लेता, मैं गलतियों का भी पक्ष नहीं लेता, जो उनकी गलत नीतियाँ उनका हमेशा विरोध करता हूँ। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से व्यवहार ट्रंप ने किया और जो अभी चल रहा है उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम अराजक राष्ट्रपति हैं। अमेरिका को तो वो अराजकता में ठेल ही रहे हैं, वो साथ साथ पूरी दुनिया के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक नमूना देना चाहूँगा। एक सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार है कि जब वो किसी देश का राष्ट्रपति आपके यहाँ आया हुआ है तो आप कम से कम इतना तो ख्याल रखें, कुछ देश के नागरिकों के साथ में वो चाहे जैसे आपके देश में गए हों, आप अभद्र व्यवहार न करें। नरेंद्र मोदी की यात्रा की अभी शाही सूखी नहीं है कि अभी दूसरी खेप फिर अमृतसर पहुंचाई जा रही है अवैध नागरिकों की। डोनाल्ड ट्रंप अराजक क्यों है, इस पर कायदे से बात की जानी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का शासन अमेरिका के नागरिकों के ही नागरिक अधिकारों के लिए नहीं, विश्व के नागरिकों के नागरिक अधिकारों और राष्ट्रों की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि ब्रिक्स मर गया है, यह एकदम गलत बयानी है और इसकी हम निंदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति थे जब ब्रिक्स था, ब्रिक्स का कुछ नहीं कर पाए वो। ब्रिक्स देशों की ताकत यह नहीं है। ब्रिक्स का जो ग्रुप है वो इसलिए नहीं बनाया गया किसी प्रतिस्पर्धा, बल्कि वो इसलिए बनाया गया कि ये जो अमेरिकी हेजेमनी है, उस अमेरिकी हेजेमनी को व्यापार के क्षेत्र में खत्म किया जाए और दूसरे क्षेत्रों में खत्म किया जाए। और इस काम में ब्रिक्स कंट्रीज ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई और उस समय स्थापना के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें। भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील, रूस ने इसका इनिशिएटिव लिया था और ख़ासतौर पर चीन के साथ बातचीत करके उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मनमोहन सिंह की थी। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं जानते, वो कूटनीति नहीं जानते। वो कूटनीति के नाम पर सिर्फ वो पीठ दिखाना और झुकना जानते हैं और चरण चुंबन जानते हैं। अमेरिका में क्या हुआ इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा किसी और दिन। आज मैं सिर्फ एक बात साफ कहना चाहता हूं कि ब्रिक्स की ताकत अमेरिका को एकदम उसने अस्त व्यस्त कर दिया है। 2006 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना
ने जो पहलकदमी की थी आज वह रंग दिखा रही है। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, पिछले साल इसमें इजिप्ट, मिस्र, ईरान, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये देश शामिल हुए इसमें। और आज स्थिति है कि दुनिया की 46% पॉपुलेशन के देश ब्रिक्स का मेंबर है। और इन देशों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है विश्व के आर्थिक संतुलन को बदलने की दिशा में। और उन्होंने महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि हम अपना जो भी व्यापार है वो व्यापार हम अपनी मुद्रा में करेंगे। लास्ट ईयर अक्टूबर में ये उन्होंने निर्णय लिया और ये बहुत ही शानदार निर्णय है। ये डॉलर की जो हेजेमनी है और डॉलर का जो हथियार की तरह अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्युत्तर है। और ये साधारण कदम नहीं है, बल्कि हुआ ये कि जो पश्चिमी देशों में जो एक्सचेंज का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है स्विफ्ट के जरिए वे अब अपने देशों की करेंसी के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इससे इन तमाम देशों को बहुत मदद पहुंची है। और ये जो डॉलर की जो एक हेजेमनी थी वो टूटी है। इससे पश्चिम की हेजेमनी और खासतौर पर अमेरिका की हेजेमनी और बहुराष्ट्रीय निगमों की हेजेमनी इससे टूटी है। तो ब्रिक्स का जो अपने आप में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जो चीज़ है, ये ट्रम्प के बोल देने से कि ब्रिक्स इज डेड, ये संभव नहीं है। वो एक जोकर का बयान है, इससे ज़्यादा उस बयान की कोई अहमियत नहीं है। ब्रिक्स एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन पर टिका हुआ है। नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स के मसले पर न बोलकर चुप रहकर सही किया। बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, वो जो बोलना चाहे बोले, राष्ट्रपति है। क्यों नरेंद्र मोदी तो ब्रिक्स के कोई स्पोक्समैन है नहीं कि ब्रिक्स को डिफेंड करेंगे। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने ठीक ब्रिक्स के इस स्टेटमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ठीक ट्रम्प की खबर ली। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है ब्रिक्स इज डेड, ये निंदनीय है और ये एक तरह से डॉलर का हथियार की तरह इस्तेमाल करना है और हम इसे स्वीकार नहीं करते। अगर ट्रम्प में ताकत है तो वो रशिया से टकरा के दिखाएं। पुतिन के सामने तो वो चिरौरी कर रहे हैं। को ट्रम्प जानते हैं कि पुतिन भी डिक्टेटर है। पुतिन जानते हैं कि चाइना में भी डिक्टेटरों का ही शासन है और भारत में तो मोदी तो उनके छोटे भाई हैं। तो यहां 4 डिक्टेटरों के बीच का एक तरह से मतलब घमासान मचा हुआ है। लेकिन ब्रिक्स डिक्टेटरों का संगठन नहीं है। ब्रिक्स का लक्ष्य है एक आर्थिक जो असमानता है व्यापार जगत में, उस आर्थिक असमानता को कम करना। और इस काम में ब्रिक्स ने बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। और आज स्थिति यह है कि ब्रिक्स के पास में तकरीबन दुनिया की जो जीडीपी है उसका तकरीबन 36% हिस्सा उसके खाते में है और यह बहुत बड़ी चीज़ है। एक और चीज़, जरा ये ट्रम्प साहब अपनी हैसियत का परिचय अपने सिर्फ अमेरिका के बाजार में देके दिखाएं। चाइना के मालों से, चाइना ब्रिक्स का बैकबोन है। शंघाई कॉरपोरेशन ब्रिक्स का बैकबोन है। चाइना के मेड इन चाइना मालों से अमेरिका पटा हुआ है। मेड इन चाइना के मालों से अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां पटी हुई हैं। वो जरा 5 कंपनियों को वापस लाके दिखाएं वहां से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रम्प के बयान एक अराजकतावादी नेता के बयान है और जोकर के बयान है।
और उनकी निंदा की जानी चाहिए। ट्रंप जिस तरह से मजदूरों के खिलाफ में अपने देश में कदम उठा रहे हैं, 10,000 से अधिक मजदूर वहां नौकरी से निकाल दिए गए हैं ट्रंप के आने के बाद। सैकड़ों और दूसरे लोग जो सरकारी पदों पर बाइडेन प्रशासन ने नियुक्त किए थे, उनको हटा दिया गया है। बड़े पैमाने पर मजदूरों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं अमेरिका में। वह ट्रंप भारत को उपदेश दे रहा है? नहीं, भारत को उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अन्य चीज है जो कि बहुत जरूरी चीज है, वो ये कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया में विदेश नीति अब वैसे ही नहीं रह जाएगी। आर्थिक सामाजिक संतुलन वैसा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो नीति पर काम नहीं करते, वो मूड और विम्स के आधार पर काम करते हैं। उनका मन आया तो कुछ कर दिया, मन आया तो ये कर दिया, मन आया तो वो कर दिया। पहली बार अमेरिका की राजनीति में एक डिक्टेटर खुलकर खेल रहा है, और इसका परिणाम अमेरिका की जनता को भुगतना होगा, और इसका परिणाम विश्व की जनता को भी भुगतना होगा। और ये सीखना होगा कि डिक्टेटरों से कैसे लड़ा जाए। अमेरिका में जनता सड़कों पर निकलने के लिए बाध्य है। ट्रंप ने जितने आदेश दिए उनके खिलाफ में लगातार लोग अदालतों की ओर गए हैं और ट्रंप के आदेशों को चुनौती दी है। ट्रंप कल पहली बार कोलंबिया में अपने एक आदेश के खिलाफ उनके ऊपर फैसला आया है कोर्ट का, और कोर्ट ने कहा है कि आप विदेशी लोगों को मदद देने वाली जो व्यवस्था है उसे आप बंद नहीं कर सकते। अदालतें मुखर हैं वहां। ट्रंप कानून पर हमले कर रहे हैं, जजों पर हमले किए जा रहे हैं, जजों की सत्ता स्वायत्तता पर हमले किए जा रहे हैं एलन मस्क के जरिए। और एलन मस्क जो बोल रहे हैं वह ट्रंप बोल रहा है। तो अमेरिका एक नए संकट में है, जिसमें कि ये नरेंद्र मोदी ने यात्रा की है वो एक सामान्य दौर नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से गले नहीं मिले। पहले जैसे गले मिलते थे, इस बार गले नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिले, ये तो पूछा जाना चाहिए ना। कोई तो वजह होगी, बड़ी वजह है। अब स्थिति यह है कि ट्रंप एकदम बर्बर डिक्टेटर की तरह अमेरिकी जनता से पेश आ रहे हैं, और इसका कवरेज वहां के मीडिया में भरा पड़ा है। नरेंद्र मोदी जो अपनी इमेज है उसे धोना नहीं चाहते। ऑलरेडी वो धो चुके हैं बहुत सारी चीजें। एक और चीज है, ट्रंप की अराजकता का नमूना बता रहा हूं। ट्रंप का ये बोलना कि बैलेट पेपर से इलेक्शन सबसे अच्छे होते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन अच्छे होते हैं तो आपको इस कॉन्फ्रेंस में बोलने की क्या जरूरत थी इस बात को। ये तो हमारे दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में नेगोशिएशन का प्रश्न नहीं था। ये कौन सा तरीका है? जो चीज हमारे नेगोशिएशन का हिस्सा ही नहीं है उस पर सवाल पूछे बिना आप जवाब दें, बोलें। इसीलिए मैंने कहा ट्रंप एक अराजकतावादी राजनेता है जिससे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सारी कमजोरियों के बावजूद बेहतर होता कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ में हथियारों की डील नहीं करते। बेहतर होता तेल और गैस के मसले पर जो डील की गई है वो डील साइन नहीं करते। ये जो दबाव में आके जो फैसला लिया है ये फैसला देश के हित में नहीं और देश की इकोनॉमी के हित में नहीं है। और ये
सेना के हित में नहीं है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। यह नरेंद्र मोदी से चूक हुई है और यह चूक कैसे रेक्टिफाई की जाएगी, यह नरेंद्र मोदी को और उनके अनुयायियों को सोचना होगा। हमें तेल और गैस रशिया से आज सस्ता मिल रहा है, हम अमेरिका से महंगा तेल और गैस क्यों खरीदेंगे? क्या जरूरत है खरीदने की? ट्रंप व्यापार की शर्तों पर बात नहीं कर रहे, राजनीतिक दबाव और राजनीतिक डिक्टेटरशिप के लहजे में बात कर रहे हैं। और ये डेमोक्रेटिक देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही जिसे शर्मनाक है कि वो उनके दबाव में आए। एक अन्य चीज और बहुत जरूरी चीज, चूंकि अदानी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अदानी के प्रश्न के बिना बात नहीं हो सकती अमेरिका में। अब नरेंद्र मोदी अपने को असहाय महसूस कर रहे थे कि उनके साथ में डोभाल नहीं थे। अन्यथा डोभाल होते तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से वो बात करते अमेरिका के से, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को बात करनी पड़ी। अगर भारत के महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ में अमेरिका में केस होंगे, वारंट निकलेंगे, नरेंद्र मोदी को अपने लोगों के आचार व्यवहार और नीतियों के बारे में सोचना चाहिए कि ये अब भारत वैसा भारत नहीं है, ये अब ग्लोबल भारत है। आप कोई भी एक्टिविटीज करेंगी, उसके एक्शन, उसका रिजल्ट, उसके परिणाम वो सारी दुनिया में दिखाई देंगे। आप अदानी को आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप बचा नहीं सकते। आप वसुधैव कुटुंबकम कहें, चाहे ये कहें कि उसका निजी मसला है, आप बचा नहीं सकते। क्यों बचा नहीं सकते? क्योंकि जिस कानून को उसने सस्पेंड किया, उस कानून के सस्पेंशन के खिलाफ भी लोग कोर्ट गए हैं। लोग ट्रंप को छोड़ने वाले नहीं हैं। ट्रंप की बर्बरता और डिक्टेटरशिप का दूसरा बड़ा नमूना है कि ट्रंप ने आते ही घोषणा की कि गाजा पर अब हम अमेरिका कब्जा करेगा और गाजा को अब हम संभालेंगे और गाजा में रहने वालों को, फिलिस्तीनियों को हम वहां रहने नहीं देंगे। और यह सबसे बुरा और खतरनाक फैसला, ये तो खुल्लम खुल्ला साम्राज्यवादी हरकत है। दुख की बात यह है कि भारत ने अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से इसके खिलाफ बयान जारी नहीं किया कि नहीं, अमेरिका का यह कदम फिलिस्तीन की स्वायत्तता और संप्रभुता पर हमला है और गाजा की स्वायत्तता और संप्रभुता पर हमला है। हमारे मीडिया और यूट्यूबर्स में जो लोग वीडियो बनाते हैं, उनकी नजर में यह चीज आती ही नहीं है। उनकी नजर में यह चीज आती ही नहीं है कि हथियारों की डील से भारत को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो फाइटर प्लेन जिसके बारे में सौदा किया गया, ये अभी आने वाला नहीं है। इसे आने में कई साल लगेंगे, लेकिन पेमेंट अभी होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में लगातार हथियारों के सौदे में अमेरिका से संबंध बढ़ाए हैं, अमेरिका के साथ में सैन्य संबंध विकसित किए और बढ़ाए हैं और रणनीतिक समझौते किए हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। अंत में ट्रंप भारत की ही संप्रभुता के लिए नहीं, अमेरिका की संप्रभुता के लिए भी खतरा है। आप यहां से देखिए, कोई भी देश जो ब्रिक्स में शामिल है, इंक्लूडिंग भारत, ट्रंप के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने चुप रह के सिर्फ अपना एक तरह से प्रतिवाद दर्ज किया है ब्रिक्स के मसले पर। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, हमने भी पॉलिटिक्स किया, हम पॉलिटिक्स की भाषा समझते हैं। नरेंद्र मोदी से हमारी मतलब हमारे मतभेद हैं, लेकिन ये इस बात तक कोई मतभेद नहीं है। ब्रिक्स से नरेंद्र मोदी ने निकलने की घोषणा नहीं की है। वहां खुश ना हो हम लोग,
हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस पे हल्ला कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग भी दिमाग से निकाल दें इस बात को। बल्कि इस बात पर कांग्रेस के लोगों को मजबूर करना चाहिए कि गवर्नमेंट ब्रिक्स के साथ में अपने संबंध और प्रगाढ़ बनाए। विदेश मंत्रालय खुलकर ब्रिक्स के पक्ष में अपने बयान दे। नरेंद्र मोदी से स्कोर सेटल करने के लिए और भी समय आएंगे, यह समय नहीं है। ब्रिक्स के मसले पर ट्रंप का जो रुख है वो पूरे विश्व के घटनाक्रम को चुनौती देता है। चाइना, रशिया, ब्राजील, इंडिया, ये तमाम देश, दक्षिण अफ्रीका, ये देश झुकने वाले देश नहीं है। इन देशों की बड़ी लंबी परंपरा रही है अमेरिकी इंपीरियलिज्म से लड़ने की। ट्रंप ये दिमाग से निकाल दें, और अगर नरेंद्र मोदी के दिमाग में भी कोई प्रेम हो ट्रंप को लेकर तो वो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जो साम्राज्यवाद से लड़ने की जो आदत है वो आदत बहुत आसानी से जाती नहीं है। और संयोग की बात है कि ब्रिक्स के निर्माण में मनमोहन सिंह जो नींव की तैयार करके गए हैं, उसकी एक ईंट कोई हटा नहीं सकता। ब्रिक्स है, ब्रिक्स रहेगा, और ब्रिक्स और ज़्यादा समृद्ध होगा, और इससे अमेरिकी हेजेमनी कमज़ोर होगी। और यही वह चीज़ है जिससे कि ट्रंप की नींद हराम की हुई है। उसका एक दूसरा परिणाम बता रहा हूं आपको। ब्रिक्स से वो इतना परेशान है ट्रंप कि वो कह रहा है कि G8 को रिवाइव करो। मैं चाहता हूं अमेरिका, रशिया रहे G8 में। आप याद कीजिए 2014 में G8 से रशिया को निकाल दिया गया था। रशिया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, G8 बेकार हो गया। आज स्थिति है कि ग्लोबल लेवल पर कोई भी फैसला रूस और चीन को माइनस करके नहीं लिया जा सकता। वो चाहता है कि ब्रिक्स डेड हो जाए और G8 रिवाइव हो जाए, लेकिन अब G8 रिवाइव नहीं होगा। ट्रंप के लगातार जो फैसले आए हैं इस बीच में शपथ लेने के बाद, वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियमों को, मान्यताओं को रद्द करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है दो चीजें जिन्हें बताना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही सबसे बुरा काम यह किया कि उसने विश्व अदालत को, जो अमेरिका ने मान्यता दी हुई थी, उस मान्यता को खत्म कर दिया। ऑलरेडी वो पहले ही सुरक्षा परिषद को और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ को वो एकदम पंक्चर कर चुके हैं। उन्होंने उनकी कोई नहीं मानी। अब उन्होंने विश्व अदालत को भी मानने से इनकार कर दिया। अब अगला कदम यह है कि वे अपने देश के कानूनों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे देशों के कानूनों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और वे उन पर जबरदस्ती टैक्स लगा के देखें। वो अगर ये कोशिश करेंगे टैक्स लगाने की, तो सबसे ज्यादा केओस अमेरिकी समाज में होगा और कहीं नहीं होगा। तो ट्रंप की जो इकोनॉमी है वो अमेरिकी जनता के पक्ष की इकोनॉमी नहीं है। ट्रंप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो अमेरिकी जनता के पक्ष का रास्ता नहीं है। इसलिए ट्रंप का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।